नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार अपनी कूटनैतिक विफलताओं को छिपाने में लगी है, उस पर पर्दा डालने में लगी है या उसको अपनी बहादुरी के रूप में प्रचारित करने में लगी है, अपनी कामयाबी बताना चाहती है और सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों के जरिए वो अपने पापों को छिपाना चाहती है। वो इस काम में लगी हुई है। लेकिन आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरह की सक्रियता आपको नज़र आएगी। चीन में, पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि उन्होंने इस युद्ध से सबक लेते हुए आगे की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके बहुत सारे इंडिकेशन मिल रहे हैं, कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं और वो भारत के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक होने चाहिए। लेकिन क्या मोदी सरकार इन डेवलपमेंट्स को लेकर चिंतित है या उसे अपने राजनीतिक प्रबंधन से समय नहीं मिल रहा है, या वो चुनाव पर उसकी नज़र है और केवल सत्ता के लिए वो व्यस्त रह रही है। इस बीच में क्या किया है चीन ने, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। एक तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर यह हुआ है कि चीन ने अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-35A पाकिस्तान को देने का फैसला कर लिया है और बल्कि ये फैसला उसने एडवांस किया है। आगामी अगस्त तक 30 J-35A स्टील्थ फाइटर जेट पाकिस्तान को डिलीवर हो जाएंगे। आप सोचिए, 30 विमान एक साथ पाकिस्तान को 5th जनरेशन के मिलने वाले हैं और भारत के पास राफेल है जो कि 4.5 जनरेशन का है, पिछड़ा है इन विमानों के मुकाबले में। तो एयर पावर के मामले में अपनी सुपीरियरिटी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान चीन के साथ ये सौदा कर रहा है और उसे फ़ायदे का सौदा मिल रहा है, क्योंकि चीन उसे आधी कीमत पर 50% कीमत पर ये 30 विमान देने जा रहा है। पाकिस्तान की हैसियत है कि नहीं हथियार खरीदने की, एयरक्राफ्ट खरीदने की, कर्ज में ले रहा है वो चीन से, ये अलग बात है। लेकिन वो अपनी सैन्य ताकत को, अपने एयर पावर को बढ़ाने में लगा हुआ है और चीन भी आगे बढ़कर उसकी मदद कर रहा है। चीन का मदद करना समझ में आता है क्योंकि वो अपने हथियारों को आजमाना चाहता है, उनका परीक्षण करना चाहता है और वो मौका उसको और कहीं नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान में अभी मिला है, जिसमें उसने अपने J-10C एयरक्राफ्ट को भी जांच लिया है और PL-15 जो मिसाइल्स हैं उनका भी परीक्षण कर लिया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं, उसको लेकर काफ़ी जिज्ञासा है, काफ़ी उत्साह है और चीन को लग रहा है कि इससे हथियारों के बाज़ार में उसकी स्थिति मजबूत होने जा रही है और उसके लिए रेवेन्यू के नए स्रोत खुलने जा रहे हैं। तो चीन उत्साहित है। पाकिस्तान इस बात से उत्साहित है कि चीन का उसको जो समर्थन और सहयोग मिल रहा है उसकी वजह से वो भारत के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। ये उसकी खुशफहमी भी हो सकती है, लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए कि अगर उसके पास अच्छे साजो सामान आ रहे हैं, और यहाँ ये भी जोड़ देने की बात है कि पाकिस्तान के पायलट पहले ही PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की आर्मी है, उसमें ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं ताकि जब ये 30 विमान आएंगे तो उनके उड़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में पायलट हों, उनके पास पूरी काबिलियत हो। तो ये पाकिस्तान का एडवांस प्लान चल रहा है। चीन अपने हिसाब से इस स्थिति को देख रहा है और J-35A की डिलीवरी के साथ साथ उसने
25 अरब डॉलर पाकिस्तान की फौज में, मिलिट्री पावर में और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का भी ऐलान कर दिया है। तो ये एक बड़ा ऐलान है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अभी बीजिंग में हैं और वहाँ उनकी विदेश मंत्री से, चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है और उसके बाद ये डील फाइनल हुई है। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे एरिया में, इस पूरे क्षेत्र में, इस खित्ते में, कि पाकिस्तान को चीन के और भी हथियार मिलने जा रहे हैं। और अभी भारत तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन से विमान अपनी सेना के लिए खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, वो कब तक आएंगे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम अब युद्ध की स्थिति में रहेंगे, हम, और जब भी कभी कोई आतंकवादी हमला होगा तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और तुरंत पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। तो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए हमारी तैयारियां उस तरह से हैं क्या? इस युद्ध में भारत भले ही दावा करता रहा और हो सकता है कि हमारे दावे में सच्चाई भी हो कि हमने पाकिस्तान को जमकर चोट पहुंचाई है, लेकिन कुछ सवाल खड़े हुए हैं जो संदेह भी प्रकट करते हैं कि हमारे लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान गिराने में कामयाब हो गया। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर भारत को काम करना चाहिए था, लेकिन यहां तो काम होता नहीं दिख रहा। लेकिन पाकिस्तान और चीन इस मामले में प्रगति करते दिख रहे हैं। अब दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ले लेते हैं। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता करनी शुरू कर दी है, मध्यस्थता की है, बीजिंग में उनको बुलाया है और उनसे बातचीत की है और दोनों को हाथ मिलाने के लिए तैयार कर लिया है। दोनों हाथ मिला चुके हैं इस मीटिंग के दौरान, और न केवल हाथ मिला चुके हैं बल्कि ये भी हुआ है, एक ऐलान भी हुआ है कि जो सी पैक योजना है चीन की, जो पाकिस्तान में चल रही है, वो अब अफगानिस्तान भी उससे जुड़ेगा। यानी चीन का प्रभाव अब पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी होने जा रहा है। पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान में ठनी हुई है, ज़बरदस्त तरीके से ठनी हुई है, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव रख रहे हैं। और ये हमने अभी देखा इस युद्ध के दौरान भी, जब अफगानिस्तान ने भारत का समर्थन किया और भारत ने उसका शुक्रिया भी अदा किया, तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, यानी पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान हमारा दोस्त बन रहा है। तो हमें एक ठिकाना ऐसा मिलेगा जहां से हम पाकिस्तान पर दबाव डाल सकेंगे। लेकिन यहाँ भी चीन ने एक दूसरी चाल खेल दी है, उसने तालिबान को, अफगानिस्तान को अपने पाले में खींच लिया है और पाकिस्तान से उसकी दोस्ती भी करवा रहा है। अब अफगानिस्तान को निश्चित रूप से चीन में दिलचस्पी होगी, चीन के पास धन बहुत है, बड़ी इकोनॉमी है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चला रहा है, ग्वादर पोर्ट बना रहा है, हवाई अड्डे बना रहा है और बांध भी बना रहा है एक गिलगिट के आसपास, जिससे वो बिजली बनाएगा और पाकिस्तान को भी देगा और अफगानिस्तान को भी उससे बिजली दे सकता है। तो अफगानिस्तान को विकास का रास्ता चाहिए और अगर चीन ये रास्ता दे रहा है तो वो तो लपक के ले रहा है। इस वजह से अगर चीनी मध्यस्थता से ये दोनों देश करीब आते हैं और जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको किसी तरह से सुलझा लिया गया, तो एक नई तिकड़ी यहाँ पर हम अपने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बनते देख रहे हैं। इससे पूरी जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि भारत अब इधर से पूरी तरह से घिर सकता है। और ऊपर चीन है, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। ये एक बड़ी चिंता का विषय भारत के लिए होना चाहिए और इसकी कोई तोड़
उसे सोचना चाहिए। कुछ ऐसा चल रहा होगा, हम मान के चलते हैं। हमारे जो रणनीतिकार हैं वो चुप नहीं बैठे होंगे, वो भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो भी कुछ तैयारियां कर रहे होंगे। लेकिन जो डेवलपमेंट ये हो रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक किस्म के डेवलपमेंट हैं और इस पर केवल विचार करने की नहीं, त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक तीसरा डेवलपमेंट भी देखने की बात है कि जो चीन खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद बांध बना रहा है उसका काम वो जल्दी पूरा करना चाहता है। इस डैम के बन जाने से पाकिस्तान को बिजली मिलेगी और जो पेशावर शहर है जहाँ पर पानी की हमेशा किल्लत होती रहती है वहाँ चीन इसके ज़रिए पानी की व्यवस्था भी करने जा रहा है। तो पाकिस्तान पर सिंधु जल समझौते के ठंडे बस्ते में चले जाने के बाद पानी का बड़ा संकट पैदा हो सकता है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, उसमें विश्व बैंक का दखल है, भारत एक तरफा तौर पर ये सब नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये चीन से उसको इस तरह की राहत मिल जाती है तो उसके हौसले और बुलंद होंगे, वो भारत के सामने और भी अकड़ के साथ खड़ा होगा। ये एक नई चिंता पैदा करने वाला है। तो भारत पाकिस्तान की तो कई जो समस्याएं हैं वो एक साथ सुलझती दिख रही हैं। एक तरफ पानी की समस्या, बिजली की समस्या, फिर सी पैक का विस्तार हो रहा है अफ़गानिस्तान की तरफ और अफ़गानिस्तान उसके करीब आ रहा है। इन दोनों देशों के मतभेद अगर दूर होते हैं, हालांकि इतना आसान भी नहीं है दोनों देशों के बीच मतभेद होने को का, लेकिन ये कोशिशें हो रही हैं। और आप हैरत में मत पड़िएगा अगर चीन बलूचिस्तान में भी इसी तरह का कोई बीच बचाव का रास्ता निकाल रहा हो, वहाँ जो विद्रोही हैं उनके और इस्लामाबाद के बीच बातचीत करा के कोई समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि बलूचिस्तान में चीन का भारी इन्वेस्टमेंट है। उसके ये जो वन बेल्ट रोड है BRI उसकी वहाँ पर एक मजबूत उपस्थिति बनती जा रही है और वहीं से वो मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जाने की बात कर रहा है, साउथ अफ्रीका तक जाने की बात कर रहा है। तो बहुत की एरिया है बलूचिस्तान, तो उसको संभालने के लिए भी अगर चीन इस तरह के उपाय कर रहा हो तो हमें हैरत में नहीं आना चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए चीन एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। हालांकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती है मेरे दोस्त, हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है और कीमत यही होगी कि पाकिस्तान चीन का मोहरा बनेगा। चीन के कर्ज से पहले ही दबा हुआ है और दब जाएगा और चीन उसका इस्तेमाल अपने रणनीति सामरिक उद्देश्यों के लिए कर रहा है और भी बेहतर तरीके से कर सकेगा। खैर, चीन बड़ी इकोनॉमी है, चीन बड़ा मुल्क है, उसके बड़े लक्ष्य हैं, बड़ा उसका विज़न है, वो दुनिया में एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो वो इस तरह की जो संधियां हैं, जो एडजस्टमेंट हैं और जो कंट्रीब्यूशंस हैं तरह तरह से, वो निश्चित रूप से बांटेगा, तभी उसे वहाँ का सहयोग मिलेगा। तो वो अपनी इस रणनीति के तहत ये काम कर रहा है। अब एक और बिंदु है जो भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय बन रहा है और उस पर गौर कम लोग कर रहे हैं, करना चाहिए। मैंने शायद अपने किसी कार्यक्रम में उसका जिक्र भी किया था कि ये केवल चीन इधर से नहीं घेर रहा है, चीन हमें पूर्वी तरफ से भी घेर रहा है। वो बांग्लादेश में एयरफील्ड बना रहा है और पाकिस्तान की तरह मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के अभी प्रमुख हैं, वो भी अपना पूरा गेम चीन के साथ मिलकर खेल रहे हैं। जो भारत की बॉर्डर है उसी के पास लाल मोनिहाराट एयरबेस है, उसको चीन विकसित कर रहा है। और ये सब जो है वो चिकन नेक के बहुत करीब है, जो सिलीगुड़ी के आसपास का एरिया है, जहाँ पर बहुत ही पतली वो स्थिति है जहाँ पर चीन की उपस्थिति है। और चीन चाहता है
कि वहाँ से वो बांग्लादेश के साथ जोड़कर अपनी स्थिति को इतनी मजबूत कर ले कि कभी भी वो भारत के पूर्वी इलाकों को, पूर्वोत्तर इलाकों को शेष भारत से काट सके। तो आप देखिए कि चीन ने कितनी चतुराई से अपना पूरा जाल भारत के इर्द गिर्द बिछाया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। नेपाल के भी बीजिंग के साथ रिश्ते प्रगाढ़ होते रहे हैं, उनके नेता वहाँ जाते रहे हैं, उनके बीच में बातचीत होती रही है और बीच बीच में जो नेपाल सरकार है वो भारत विरोधी रवैया भी अख्तियार करती रही है। श्रीलंका को भी याद रखिए, श्रीलंका में भी चीन पोर्ट वगैरह बनाने के लिए काफ़ी आगे तक जा चुका है। हालांकि श्रीलंका ने भारत सरकार को आश्वस्त किया है कि वो अपने देश में चीन की कोई ऐसी उपस्थिति नहीं होने देगा जिसकी वजह से भारत को कोई खतरा पैदा हो। लेकिन ये कहने की बातें होती हैं। जब बहुत सारा आदान प्रदान होता है तो कब कौन सी चीज़ किसको कहाँ मिल जाए या हासिल कर ली जाए कहना मुश्किल होता है। तो भारत को चारों तरफ से घेरेबंदी कर रहा है चीन, और ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। हमारे प्रधानमंत्री को शायद ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अकड़ में हैं, विश्वगुरु बने हुए हैं, ये मानकर चलते हैं कि भारत तो महाशक्ति बन चुका है, भारत का बोलबाला है, दुनिया भर में डंका पिट रहा है। ये तमाम जो जुमलेबाजियां हैं उनके पीछे अगर आप जाएंगे तो एक ये खोखलापन हमें दिखेगा। हमने जो पिछले 11 सालों में रणनीतिक चूकें की हैं, कूटनैतिक चूकें भी की हैं और रणनीतिक चूकें भी की हैं, जिनकी वजह से आज एक बहुत ही विचित्र स्थिति में भारत फंसते हुए दिख रहा है। चारों तरफ से चीन का जाल बिल्कुल हमें कसता जा रहा है और ऐसी स्थिति में डाल रहा है कि अगर कभी हमने जैसा अभी एडवेंचर किया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर गोलीबारी करके या मिसाइल दागकर फुर्सत हो लेंगे, वैसी कोई अगर हरकत हुई तो वो भारी पड़ सकती है। मतलब एक फ्रंट की वार नहीं होगी, 2 फ्रंट की वार नहीं होगी, 3 फ्रंट की वार नहीं होगी, बल्कि 4 फ्रंट की भी वार हो सकती है। क्योंकि अफगानिस्तान भी अगर शामिल हो गया चीनी गणित में तो फिर सोचिए क्या स्थिति बनेगी। ये सब सोचने की बात है, ये हमारी सरकार के सोचने की बात है। लेकिन जो दिख रहा है वो स्पष्ट दिख रहा है कि चीन के पास लंबे समय की कोई योजना है, दीर्घकालिक योजना के साथ वो काम कर रहा है, अपने मित्र बना रहा है, मित्रों को मजबूत कर रहा है, सैन्य रूप से मजबूत कर रहा है और वहाँ पर अपनी पकड़ बहुत ऐसी बना रहा है कि वो वही करें जो चीन चाहता है। और ये तमाम देश जो है मुश्किल में है, बांग्लादेश भी मुश्किल में, अफ़गानिस्तान तो मुश्किल में है ही, और पाकिस्तान की हालत भी अच्छी नहीं है। तो ये कमज़ोर मुल्क आसानी से किसी बड़ी महाशक्ति के कब्ज़े में आ जाती है। हमने देखा कि पाकिस्तान लंबे समय तक अमेरिका के कब्ज़े में रहा और उसके कहने पर उसने क्या क्या धत कर्म नहीं किए। आतंकवाद की जननी पाकिस्तान बन गया, तमाम तरह के आतंकवादी संगठन वहाँ पनपे, उनकी ट्रेनिंग हुई, उन्हें अफ़गानिस्तान में लड़ने भेजा गया। और फिर जब अफ़गानिस्तान की वार ख़त्म हो गई तो वही जिहादी, वही मुजाहिदीन कभी कश्मीर का रुख करने लगे, कभी सीरिया का रुख करने लगे, मिडिल ईस्ट का रुख करने लगे, अलग अलग देशों में जाकर जंग करने लगे। तो ये विस्फोटक स्थिति बन सकती है कभी भी, और हमें इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।